Assalamu alaikum students, I hope you are all well. Our today's lecture is about folic acid deficiency anemia. तो पहले इस टर्म को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. फॉलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फोलेट और विटामिन B9. डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाना एंड एनीमिया. एनीमिया तो हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी लेक्चर्स में जो लास्ट हम लोगों ने कवर किए हैं उसमें डिफाइन कर चुके हैं. एनीमिया इज डिफाइंड एज body is deficient of hemoglobin or RBC, or you can also define it as body is not having enough red blood cells and hemoglobin. डिक्रीज इन RBC काउंट ड्यू टू लैक ऑफ फोलेट. अब फोलेट की या फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से RBC काउंट भी कम हो जाता है. डेली रिक्वायरमेंट हमें जो डेली डाइट में लेना चाहिए वो 200 to 250 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए. अब जब हम लोग डाइट में लेते हैं ना फॉलिक एसिड, तो वो हम लोग इसी फॉर्म में नहीं ले रहे होते. फॉर एग्जांपल आप कह लें आपने स्पिनच खाया, मतलब आपने पालक खाई है, तो ये पालक में किस फॉर्म में होगा? पॉली ग्लूटामेट की फॉर्म में होगा. पॉलीग्लूटामेट फॉर एग्जांपल आपने इनटेक कर लिया, आपने पालक खाई, उसमें क्या था? पॉलीग्लूटामेट था, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है फॉलिक एसिड की. अब इससे आगे फर्दर रिड्यूस होना और हमारे पास फॉलिक एसिड बनाना है. आपने माउथ के थ्रू इनटेक किया, ये एसोफेगस से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ कहाँ पे आ गया? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम पार्ट में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है. अब यहाँ पर ना एक एंजाइम होता है कॉन्जुगेज. इस कॉन्जुगेज एंजाइम ने बेसिकली इस पॉलीग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देना होता है मोनोग्लूटामेट में. या फिर आप इस मोनोग्लूटामेट को मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट भी कह सकते हैं. इसकी कन्वर्जन होगी इस फॉर्म में, देन ये हमारे पास आ जाएगा हमारे ब्लड में. अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में. अब अगर इसने डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करना होगा तो इसको यहाँ से अपना मिथाइल पार्ट रिमूव करना पड़ेगा, डीमिथाइलेशन करवानी पड़ेगी. ये आ गया हमारे पास मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट. ये बेसिकली आप कह लें पॉलीग्लूटामेट के ही छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं. जैसे आप इसी नेम से अंदाजा लगा लें मोनोग्लूटामेट से. पॉली मतलब मैनी एंड मोनो मीन सिंगल, मतलब ये उसी के मोनोमर्स बने हुए हैं. अब हमने यहाँ क्या कहा था? इसकी डी मिथाइलेशन हो जानी, यहाँ से मिथाइल पार्ट रिमूव हो जाना है. देन हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ टेट्रा हाइड्रोफोलेट. अब ये क्या करेगा? अपना मिथाइल ग्रुप दे देगा विटामिन B12 को. विटामिन B12 को जब ये अपना मिथाइल ग्रुप देगा तो विटामिन B12 बन जाएगा मेथोकोबालामिन. लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं. जब इसने मिथाइल ग्रुप रिसीव किया तो ये बन गया मेथोकोबालामिन. अब जो विटामिन B12 है ना, अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सेंटर में कोबाल्ट एटम होता है, साइड पर इस तरह से नाइट्रोजन्स होती हैं और साथ आगे शुगर बनी होती है. अब इसका जो कोबाल्ट एटम है ना, यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया उसने किसके साथ रिएक्ट किया था? मिथाइल ग्रुप के साथ. तो उसने क्या बना दिया था? मेथोकोबालामिन. अगर इसका कोबाल्ट एटम हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा हाइड्रोक्सीकोबालामिन. इसी तरह अगर इसका कोबाल्ट एटम सियानो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा सियानोकोबालामिन. लेकिन मोस्टली जो होता है वो मेथोकोबालामिन होता है. अब अगर इस विटामिन B12 ने भी डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करना होगा तो इसकी भी डीमिथाइलेशन होना जरूरी होता है. ये फिर अपना क्या करेगा? ये अपना मिथाइल ग्रुप दे देगा होमोसिस्टीन को.
जब मिथाइल ग्रुप ये दे देगा अपना होमोसिस्टीन को, तो होमोसिस्टीन क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप को आप CH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 से, तो ये बन जाएगा मैथियोनीन। अब ये जो मैथियोनीन है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, आप कह लें ये बहुत से फंक्शंस या बहुत से रोल प्ले कर रहा होता है, लाइक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत रोल होता है, इसके साथ साथ इसका इनेट इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। फर्स्ट कॉज देखा जाए डिक्रीज इंटेक, मीन्स कि आप डाइट में ही फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे। फॉलिक एसिड किन किन चीज़ों में होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना मेनली ये उसमें होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कैरेट्स में होता है, बीट रूट्स में होता है, और इसके अलावा ये पीस में होता है, ब्रोकली में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, बीटरूट में होता है, मतलब बहुत सी चीज़ों में होता है। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर क्रिएटर, टू अल्लाह पाक फॉर सच ब्लेसिंग्स। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो फर्स्टली तो आपको अपनी डाइट ही ठीक करनी चाहिए। अगर सेकेंड कंडीशन आती है माल एब्जॉर्प्शन, मीन्स कि आप फॉलिक एसिड तो इनटेक कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं बॉडी में जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। मेनली कौन सा डिसऑर्डर आप कहें क्या आ सकता है, सीलिक डिसीज। सीलिक डिसीज में बेसिकली जो आपके इंटेस्टाइन्स में विलाय होते हैं ना उनकी एट्रोफी हो जाती है, आपके इंटेस्टाइन्स की एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। जो आपके इंटेस्टाइन्स है मेनली वो एब्जॉर्प्शन साइट्स कहलाई जाती हैं, तो सीलिक डिजीज में अफेक्ट होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आ रहा है इंक्रीज यूटिलाइजेशन, मीन्स कि आप जितना इंटेक करें आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा ज़रूरत है फॉलिक एसिड की। लाइक अगर प्रेगनेंसी में देखा जाए तब बहुत ज़्यादा नीड होती है, ऑब्वियसली बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ साथ लैक्टेशन में भी इसकी नीड होती है। लास्ट आ रहा है ड्रग्स, कोई आप ऐसे ड्रग्स इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो रही है। लाइक अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या फिर आप मेथोट्रेक्सेट ले रहे हैं या आप कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट चलती है इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्पनिया, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होना। नेक्स्ट आ रहा है हेडेक, सर में दर्द होना, डायरिया, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में बेसिकली क्या होता है, जो आपकी टंग है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। वैसे आप देखेंगे कि आपकी टंग्स पर ना कुछ कॉन्टोर्स, कुछ रिजेस अपीयर हो रहे होंगे, लेकिन ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या हमने विटामिन B5 की डेफिशिएंसी में बताया था, आयरन की डेफिशिएंसी में बताया था, तो उसमें आपकी जो टंग है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा स्टोमेटाइटिस आ जाता है, पालर आ जाता है जिसमें आपकी स्किन का कलर पेल हो जाता है। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, हिपैटो मीन्स लीवर, सप्लानो मतलब सप्लीन, एंड मेगाली मीन्स इनलार्जमेंट, जो आपकी लीवर और सप्लीन है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखें ना, अगर मदर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है ना तो बेबी में ना कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं जिनको कहा जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, लाइक एनएनसेफेली, इसके अलावा स्पाइना बायोफिडिया। अगर एनएनसेफेली को देखा जाए ना तो इसमें जो आपके ब्रेन है या स्पाइनल कोड है ना उसके मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। इसके अलावा जो स्पाइना बायोफिडिया नाम से ही पता चल रहा है, जो आपकी स्पाइन है या जो आपकी स्पाइनल कोड है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। कि डेवलपमेंट हो भी ना तो उसमें गैप आ जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है स्पाइना बायोफिडिया। अगर कोई बेबी है जिसकी बर्थ हुई है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, मीन्स एनएनसेफेली अगर आप ले लें, तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि इंट्रायूटेरल लाइफ में ही बेबी की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर बर्थ हो भी जाए तो कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में या कुछ डेज में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी लैब फाइंडिंग्स की तरफ। आरटीसी काउंट कम आता है, HCT काउंट भी कम आता है, हीमोग्लोबिन काउंट भी कम आता है, प्लेटलेट काउंट भी कम, WBCs काउंट भी कम,
फोलेट सीरम फोलेट लेवल भी कम आता है और न्यूट्रोफिल्स का काउंट भी कम आता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें आरबीसी काउंट कम है, प्लेटलेट काउंट कम है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, इस कंडीशन को कहा जाता है पैनसाइटोपीनिया। Pancytopenia is a term that is used for the decrease in cell line। सेल लाइन में मेनली हमारे पास कौन से सेल्स आ जाते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का लेवल यहाँ पर कम होता है, लेकिन जब आप पेरिफेरल एग्जामिनेशन करते हैं ना तो वहाँ पर आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नजर आते हैं। काउंट तो कम होता है लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। जब आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिन करते हैं तो आपको उसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे। मीन्स जो न्यूट्रोफिल्स है ना उसमें मोर देन 5 लोब्स होंगे। नॉर्मली आप देखें तो आपको न्यूट्रोफिल्स ना कुछ इस तरह के माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे जिनमें 3 to 5 लोब्स होंगे, लेकिन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको 5 से ज़्यादा लोब्स नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको माइक्रोस्कोप में मैक्रो ओवेलोसाइट्स नजर आएंगे, लार्ज ओवल शेप सेल्स। इसके अलावा MCV काउंट ज़्यादा होता है और MCHC लेवल भी ज़्यादा होता है। अब जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है कि बेसिकली मैगलोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप है, और जो मैगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो भी सब टाइप है मैक्रोसिटिक एनीमिया की। तो हमने कैटेगराइज किया था कि जिन पेशेंट्स का MCV काउंट 95 फेमटोलीटर या 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा होगा और MCH काउंट 32 पिकोग्राम से ज़्यादा होगा तो हम लोग उनको किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, मैक्रोसिटिक एनीमिया या मैगलोब्लास्टिक एनीमिया की कैटेगरी में। सो ये लेक्चर आप एनीमिया और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हीमाटोलॉजी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लास्टली अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो ओरल फोलेट सप्लीमेंट दिए जाते हैं। फर्स्टली तो आपको अपनी डाइट में ही फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने यहाँ पर बताया मॉल एब्जॉर्प्शन होती है, मीन्स के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिनमें फॉलिक एसिड या कोई और वाइटामिन है उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो उस केस में आपको ओरल फोलेट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram as well as in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।